अभी हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 7 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस CS101 का। इसके अंदर मॉड्यूल कवर करेंगे 109 to 125। सबसे पहले यहाँ पर एली जनरेशंस हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड या आप कह सकते हो टफ वे में बताया गया, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ना सिंपल वर्ड में बता देता हूँ ये जनरेशन किस तरह अपग्रेड हुई टाइम टू टाइम। तो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेजेस, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस हैं हमारे पास इस टाइम। जो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेजेस होती थी वो होती थी मशीन लैंग्वेज, उसके अंदर कोडिंग होती थी, वो 1.0 की फॉर्म में होती थी और किसी ह्यूमन के लिए समझना बहुत ही मुश्किल या मतलब ऑलमोस्ट नामुमकिन होता था। देन सेकंड जनरेशन लैंग्वेजेस आई जिसको हम असेंबली लैंग्वेज भी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि हम कुछ सिंबल्स ऐड हो गए, कुछ वर्ड्स ऐड हो गए जिसके थ्रू हम कोडिंग करते थे और कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते थे, इवन आप कह सकते हो प्रोग्रामिंग करते थे उसके अंदर। फिर थर्ड जनरेशन है जिसे हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। उसमें आप एग्जांपल ले सकते हो जावा की, पाइथन की जो अभी लेटेस्ट चल रही हैं, इस तरह की और भी लैंग्वेजेस जिनमें बहुत ज़्यादा फीचर्स आ गए। आप सारी कोडिंग अपने वर्डिंग्स में करते हो, इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, उसके अंदर फीचर्स ज़्यादा हैं और बीच में फिर कंपाइलर हो ये चीज़ें यूज़ करके आपकी हाई लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेट की जाती है मशीन लैंग्वेज पे और फिर वो एग्जीक्यूट होती है। क्योंकि जाहिर सी बात है जो कंप्यूटर है वो वर्क करता है मशीन लैंग्वेज पर, बट मशीन लैंग्वेज ह्यूमंस नहीं समझ सकते, तो उनके लिए फिर स्टार्ट में असेंबली लैंग्वेजेस बनाई गई। असेंबली लैंग्वेज को आप सेकंड जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। फिर अब थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस आई जिनको आप हाई लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया कौन सिस्टम एस्टेब्लिश प्रोग्राम कॉल्ड असेंबलर। ये एक असेंबलर प्रोग्राम था जिसके न्यूमोनिक्स थे। न्यूमोनिक्स वही सिंबल्स होते थे, वही वर्ड्स होते थे जो असेंबली लैंग्वेज में हम यूज़ करते थे। न्यूमोनिक्स सिस्टम फॉर रिप्रेजेंटिंग प्रोग्राम इज कलेक्टिवली कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज। कि जो असेंबलर होता है इसी के अंदर हम न्यूमोनिक्स हम यूज़ करते थे। और जो ये सेट ऑफ था ना न्यूमोनिक्स, ये जो पूरा प्रोग्राम था ये कलेक्टिवली इसे हम असेंबली लैंग्वेज ही कहते हैं, जो कि हमारी सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है। यहाँ पे बताया गया असेंबली लैंग्वेज वाज सो रेवोल्यूशनरी कि ये रेवोल्यूशन था कि मशीन लैंग्वेज से ऊपर भी हम कोई ऐसी लैंग्वेज भी बना सकते हैं जो ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सकें। इसका रेवोल्यूशन यहाँ स्टार्ट हुई, इसको आप सेकंड जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। और जो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है वो बीइंग द मशीन लैंग्वेज दिमसेल्फ, वो मशीन लैंग्वेज खुद हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी सिंपल वर्ड में बता चुका हूँ कि जो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज थी वो मशीन लैंग्वेज थी। सेकंड जनरेशन लैंग्वेज जो हमारे पास आई है वो असेंबली लैंग्वेजेस आई हैं। ये रेवोल्यूशन था कि हम ऐसी लैंग्वेज भी बना सकते हैं जो ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सके, फिर हम उनको असेंबलर या किसी चीज़ के थ्रू, किसी भी कंपाइलर इंटरप्टर या असेंबलर के थ्रू जनरेट करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके मशीन को भी इजीली अंडरस्टैंड हो सकती हैं। फिर थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस हैं जिनको हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। यहाँ पर ये बताया कि वंस दिस कलेक्शन ऑफ हाई लेवल प्रिमिटिव हैज बीन आइडेंटिफाइड, ए प्रोग्राम कॉल्ड ए ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर फिर हम बनाया जिसके अंदर हम हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। रिटर्न दैट ट्रांसलेटर प्रोग्राम एक्सप्रेस इन हाई लेवल पैरामीटर इनटू मशीन लैंग्वेजेस। ट्रांसलेटर क्या करते हैं, हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। असेंबलर क्या करता था, हमारी असेंबली लैंग्वेज मतलब सेकंड जनरेशन लैंग्वेज को फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करता है, मतलब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था। हमारा ट्रांसलेटर क्या करता है, हमारी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज को फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। चाहे असेंबल हो, चाहे ट्रांसलेटर हो, चाहे कंपाइलर हो, कोई भी ऐसे टूल होते हैं वो सब लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा कोड है वो चाहे असेंबली लैंग्वेज में कोडेड है, चाहे किसी हाई लेवल लैंग्वेज में, कंप्यूटर्स को तभी अंडरस्टैंड कर सकता है जब वो मशीन लैंग्वेज में होगा। उसके लिए हम यूज़ करते हैं ये असेंबलर, ट्रांसलेटर। इनके फिर अपने इनके अंदर न्यूमोनिक्स होते हैं कोडेड। आगे फिर कंपाइलर भी यूज़ करते हैं। 10 ट्रांसलेटर प्रोग्राम वर आफ्टर कॉल्ड कंपाइलर, इनको कंपाइलर भी कहते हैं। अल्टरनेटिव टू ट्रांसलेटर कॉल्ड इंटरप्रेटर्स। इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर के जो अल्टरनेटिव है वो इंटरप्रेटर है। अनदर मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो हमारी थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस भी हम उसे कहते हैं। इसमें जो मेन कंसेप्ट था वो था मशीन इंडिपेंडेंस, कि विद द डेवलपमेंट ऑफ थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस, मतलब जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हमने बनाई थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस, तो गोल ऑफ मशीन इंडिपेंडेंस वाज लार्जली अचीव्ड। तो हमारा मेन गोल था कि मशीन इंडिपेंडेंस आई। तो जब हमारी थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस आई, हाई लेवल लैंग्वेजेस आ चुकी थी, तो हमारा ये गोल अचीव हो चुका था। आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि अभी जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं, इनमें अगर हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वो मशीन इंडिपेंडेंट होता है कि वो आप किसी भी सिस्टम पर यूज़ कर सकते हो, कहीं पर भी जाकर यूज़ कर सकते हो। पहले के जो प्रोग्राम वो सॉफ्टवेयर बनते थे वो मशीन डिपेंडेंट होते थे कि वो जिस एक मशीन के लिए बनाए गए सिर्फ उसी पे वो वर्क करते थे। नेक्स्ट यहाँ पे फिर कुछ पैराडाइम बताए गए हैं और उनकी डिफरेंट जितनी भी आगे टाइप्स हैं। इम्पेरेटिव पैराडाइम है, डिक्लेरेटिव पैराडाइम है, फंक्शनल पैराडाइम है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम है।
यही टाइप्स अभी तक के लिए। तो इम्पेरेटिव में क्या था कि प्रोग्रामिंग पैराडाइम, इसको प्रोसीजर पैराडाइम भी कहते हैं। सिंपल वर्ड में अगर मैं बताऊँ तो इम्पेरेटिव पैराडाइम हम क्या करते हैं, अपना कोड नॉर्मली लिखते हैं और उसको लाइन बाय लाइन टॉप टू डाउन उसको प्रोसीड करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। सो सेकंड है हमारा डिक्लेरेटिव पैराडाइम। इसमें क्या है कि इन कंट्रास्ट ऑफ इम्पेरेटिव पैराडाइम इट डिक्लेरेटिव पैराडाइम ये क्या करता है कि डिक्लेरेटिव पैराडाइम जो है विच आस्क ए प्रोग्रामर टू डिस्क्राइब द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड रादर देन एन एल्गोरिथम टू बी फॉलोड। इम्पेरेटिव पैराडाइम में क्या होता है कि हमारा मैक्सिमम फोकस एल्गोरिथम पे होता है जो हमने फॉलो करना होता है टॉप टू डाउन, कि फर्स्ट टाइम हमने ये लाइन ये एग्जीक्यूट करनी है, ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है, देन ये सो ऑन। डिक्लेरेटिव पैराडाइम में क्या होता है कि हम फोकस प्रॉब्लम पे रखते हैं जो हमें सॉल्व करनी है और हम उसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं रादर देन एन एल्गोरिथम टू बी फॉलोड। यहाँ पे मेन हमारा काम ये नहीं होता है कि हमें एल्गोरिथम फॉलो करना है। इम्पेरेटिव पैराडाइम में मेन हमारा ये होता है कि हमें एक एल्गोरिथम में बताया गया हमने वो फॉलो करना है। लेकिन डिक्लेरेटिव पैराडाइम में हम मैक्सिमम फोकस हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग पे होता है रादर देन फॉलोड ए एल्गोरिथम। फंक्शनल पैराडाइम में क्या होता है, हम फंक्शन बना देते हैं, जो एंटिटीज बना देते हैं। अनदर प्रोग्राम पैराडाइम इज फंक्शनल पैराडाइम। अंडर दिस पैराडाइम ए प्रोग्राम इज बिहेव्ड एज एंटिटी। एज एंटिटी हम इस प्रोग्राम देखते हैं, इनपुट एंड प्रोसीजर आउटपुट्स। मैथमेटिकल रेफर टू सच एंटिटीज एज फंक्शन। जो हम एक प्रोग्राम से देखते हैं एज एंटिटी, जो एंटिटीज होती है उनको हम फंक्शन कहते हैं। जब हम फंक्शन पैराडाइम यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर जो हम प्रोग्राम होगा उसको हम एज एंटिटी देखेंगे और उन सब एंटिटीज़ को, जितने भी प्रोग्राम्स होंगे उन सब एंटिटीज़ को हम जो कहेंगे वो उनको नेम देंगे फंक्शंस, विच इज़ द रीज़न द अप्रोच इज़ कॉल्ड फंक्शनल पैराडाइम। कि हम जो एंटिटीज़ को नेम दे रहे हैं वो फंक्शन दे रहे हैं, इस वजह से हम इस जो पूरी पैराडाइम है इसको नेम देते हैं फंक्शनल पैराडाइम। लास्ट नंबर आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम, डब्ल्यूओपी भी आप कहते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वो तो आ जाता है डब्ल्यूओपी, ये डब्ल्यूओपी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम। इसमें कंसेप्ट वो डब्ल्यूओपी वाले ही यूज़ होता है, यहाँ पर बताया भी गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अनदर प्रोग्रामिंग पैराडाइम ये भी बताया कि एक और जो पैराडाइम है टू डे मोस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और ये आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम विच इज एसोसिएटेड विद द प्रोग्रामिंग कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कि ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम होती है ये एसोसिएट होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डब्ल्यूओपी के साथ। Following this paradigm, a software system is viewed as a collection of units called objects, each of which is capable of performing the action that is are immediately related to itself as well as requesting action of other objects. इस पैराडाइम में क्या होता है, हम सॉफ्टवेयर सिस्टम को व्यू करते हैं एज ए कलेक्शन ऑफ यूनिट। ऊपर हमने देख के हम इसे देखते हैं एज ए एंटिटी फंक्शनल पैराडाइम, और उस एंटिटी को हम फंक्शन कहते हैं और उस वजह से हम उस पैराडाइम फंक्शनल पैराडाइम कहते हैं। अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम की बात करें तो यहाँ पे हम जो प्रोग्राम होगा सॉफ्टवेयर सिस्टम को उसका हम व्यू करेंगे, देखेंगे एज ए कलेक्शन ऑफ यूनिट। यूनिट्स एक यूनिट्स का कलेक्शन है और उस उनको यूनिट्स को हम कहेंगे ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम है तो हम उसको ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, और हर ऑब्जेक्ट कैपेबल होता है कि वो एक्शन ले सकता है इमीडिएटली अपने अंडर जितनी भी एग्जीक्यूशन है वो भी, और रिक्वेस्ट करता है अदर ऑब्जेक्ट्स को भी अगर समटाइम नीड होती है। फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट है वो उसने प्रिंटिंग करनी है तो उसको कुछ कैलकुलेशन चाहिए तो वो अपने किसी और ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करेगा और रिक्वेस्ट करेगा कि ये कैलकुलेशन आप करके दो, कोई भी वो ऑब्जेक्ट हो सकता है। देन उसकी जो आउटपुट होगी वो प्रिंट करेगा पहले वाला ऑब्जेक्ट। देन टुगेदर दिस ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम एट हैंड। कि ये प्रोजेक्ट्स मिल के इंटरेक्ट करके एक दूसरे से, फॉर एग्जाम्पल आप कैलकुलेटर बना रहे हो तो आप यूनिट्स अलग अलग बना दोगे, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का, तो और एक आप बना दोगे प्रिंटिंग का। तो हर यूनिट अपना अपना काम करेगा। एडिशन वाला क्या काम करेगा, जितनी भी एडिशन होगी उसके अंदर होगी, ये एक दूसरे इंटरेक्ट करके काम करेंगे। जिस यूनिट का जो काम होगा उस यूनिट को आप ऑब्जेक्ट कहते हो, तो मतलब जिस ऑब्जेक्ट का जो काम होगा वो परफॉर्म करेगा। इस तरह जब ये मिल के इंटरेक्ट करते हैं तो एक बिगर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं एट द एंड। और आज के दौर में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो प्रोग्रामिंग है डब्ल्यूओपी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट बात है यहाँ पे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स है। यहाँ पे हम उसे शार्टली टच करते हैं और इसको समझाने की कोशिश करते हैं क्योंकि लेक्चर ज़्यादा लेंथी ना हो और यहाँ पे इनकी ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंट अभी नहीं है। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस में क्या होता है कि वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स के भी हम डिस्कस करते हैं। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउ लोकेशन इन मेन मेमोरी टू प्रेफर्ड बाय डिस्क्रिप्टिव नेम rather than the numeric address। हमारी मेन मेमोरी में डेटा जैसे होते हैं ना वो रजिस्टर के अंदर होते हैं और हर का एक एक एड्रेस होता है। हमने फॉर एग्जांपल एक नेम भी कहीं पे सेव किया हुआ है ना, तो उसको जहाँ पर वो सेव है ना हमारा नेम या कोई भी चीज़, कोई भी डेटा हमारे कहीं पर सेव है ना मेन मेमोरी में, तो उस डेटा का एक एड्रेस होगा कि ये डेटा इस एड्रेस पर सेव पड़ा है। तो वैसे वो जो एड्रेस होते थे वो बड़े मुश्किल है याद रखना, वो न्यूमेरिक होते हैं, कोई बंदा नॉर्मली उसको ना याद रख सकते हैं ना उनको, और टाइम चेंज हो जाते हैं।
यहाँ पर हम हाई लेवल लैंग्वेज हम क्या करते हैं, उन लोकेशन को रेफरेंस बाई एक नेम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम किसी स्टूडेंट का नेम किसी मेन मेमोरी में पड़ा है सॉफ्टवेयर एक्विजिशन के दौरान, तो हम उसको वेरिएबल नेम दे देंगे, नेम या स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट की एज पर है तो उसको नेम दे देंगे स्टूडेंट एज। तो फिर जब हमने प्रोग्राम के अंदर मैनिपुलेशन करनी होगी उस किसी भी वेरिएबल की या डेटा की, तो हम इजीली कर सकते हैं। और इनको कहते हैं सच नेम इज नोन एज वेरिएबल। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो हम नेम देंगे किसी भी मेमोरी एड्रेस को, क्योंकि मेमोरी एड्रेस याद करना मुश्किल है, उनकी मैनिपुलेशन मुश्किल है, तो हम उनको एक नेम देंगे, उस नेम को हम कहते हैं वेरिएबल्स। फिर इनकी टाइप्स आती हैं वेरिएबल्स की, ठीक है। डेटा टाइप क्या होती है, ये मैनर इन विच आइटम इनकोडेड एंड द ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म ऑन दैट डेटा। वेरिएबल्स की आपको समझ आ गई होगी कि किसी भी जो मेन में जो डेटा पड़ा है उसको एक एड्रेस दिया होता है, किस एड्रेस पर आपको ये डेटा पड़ा है, उस एड्रेस को तुम एक कोई भी नेम रखते हैं, उस नेम को वेरिएबल्स कहते हैं। वो नेम मैंने आपको एग्जांपल दिया, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एज, इस तरह का कुछ भी हम दे सकते हैं। और एक होती है वेरिएबल की डेटा टाइप। डेटा टाइप वो होती है जो बताती है कि ये डेटा किस टाइप का है, इस पे हम और इस पे हम कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। कुछ डेटा होते हैं जिन पे कुछ ऑपरेशन हो सकते हैं, कुछ नहीं। आगे पे उनकी टाइप्स बताएंगे, इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, बूलियन है। मैं इनको आपको शॉर्ट वर्डिंग बता देता हूँ, आपको समझने में होगी। इंटीजर में क्या होता है, इंट इसको शॉर्ट फॉर्म होती है। इंटीजर में हम क्या करते हैं, न्यूमेरिक डेटा कंसिस्ट करते हैं, होल नंबर यूजिंग टू कंप्लीमेंट नोटेशन, इस तरह की चीज़ें स्टोर करता है और उसके ऊपर हम नॉर्मली अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। फ्लोट में होता है समटाइम इसको कार्ड रियल भी कहते हैं, रियल टाइप डेटा टाइप कहते हैं। इसमें न्यूमेरिक डेटा होता है दैट माइट कंटेन वैल्यू अंडर द वैल्यू होल नंबर। इधर तो सिर्फ होल नंबर थे, इधर आप होल नंबर भी कर सकते हो। फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन भी यहाँ पर सेव हो सकती है जो कि इंटीजर में नहीं हो सकती। और नेक्स्ट में आता है करेक्टर। करेक्टर में हम क्या करते हैं, करेक्टर्स ही सेव करते हैं करेक्टर डेटा टाइप में। इसमें आस्की कोड भी होता है, यूनिकोड भी होता है, सिंबल्स भी होते हैं, और वैसे जो करेक्टर होते हैं हमारे ABC, ये भी हम इसके अंदर सेव करते हैं। बुलियन का होता है, ये रेफर डेटा इन विच कैन टेक ओनली 2 वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स। बुलियन ऐसा डेटा टाइप है जो सिर्फ 2 वैल्यू दे सकते हैं, 2 में से कोई एक वैल्यू, या ट्रू या फॉल्स। तो ये मैंने आपको डेटा टाइप को शॉर्ट फॉर्म है, ये मैं आपको डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट ये बताया गया है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप, डेटा टाइप दैट इंक्लूड ए प्रिमिटिव इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज इंट फॉर इंटीजर, चार फॉर करेक्टर। या मैं आपको ऑलरेडी साथ साथ मैंने बताए थे कि इंटीजर की शॉर्ट फॉर्म इंट है, करेक्टर ये जो है इसकी शॉर्ट फॉर्म 4 है, CHAR। ये जो होते हैं डेटा जिनकी हमने शॉर्ट फॉर्म बनाई होती हैं, प्रिमिटिव्स बनाए होते हैं, प्रिमिटिव्स बनाए होते हैं, इनको हम कहते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो नेक्स्ट जो है डेटा स्ट्रक्चर। इसके अंदर हमने कुछ चीज़ें पढ़ते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, कि जो हम डेटा स्टोर करते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे हम उस डेटा स्टोर करें। तो यहाँ पे मेन जो बताया कि डेटा स्ट्रक्चर का जो वन कॉमन डेटा स्ट्रक्चर है वो है एरे। अभी आप ट्रीज भी पढ़ोगे, लिस्ट भी पढ़ोगे, लेकिन अभी तक जो यहाँ पर मेन बताया गया वन कॉमन डेटा स्ट्रक्चर इज एरे, और ये मोस्टली यूज भी ज़्यादा होता है। विच इज द ब्लॉक ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम सच टाइप्स एज 1 dimensional लिस्ट, 2 dimensional टेबल, द रो एंड कॉलम एंड टेबल्स विद हायर डायमेंशन। ये एरेज जो होता है वन ऑफ द टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। एरे क्या है, डेटा स्ट्रक्चर की टाइप है, कॉमन टाइप है जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। ये 1 dimensional भी होते हैं, लिस्ट की फॉर्म में एरेज, 2 dimensional एरेज भी होते हैं, टेबल की फॉर्म में रो एंड कॉलम, मल्टी डिमेंशनल एरेज भी होते हैं। द नेक्स्ट असाइनमेंट स्टेटमेंट, वर्ड से शो हो रहा है कि असाइनमेंट करनी है, हमको चीज़ साइन करनी है। जो मोस्ट बेसिक इंपेरेटिव स्टेटमेंट है ना, वो असाइनमेंट स्टेटमेंट है। यहाँ पर उसका सिंटैक्स बताया गया है, z इज इक्वल टू x प्लस y। तो असाइनमेंट में क्या करते हैं, हम किसी एक वेरिएबल को किसी दूसरे में स्टोर करते हैं। यहाँ पर बताया गया है असाइनमेंट स्टेटमेंट विच रिक्वेस्ट ए वैल्यू बी असाइन टू ए वेरिएबल, या फिर बहुत प्रिसाइज आप बोलो तो स्टोर इन द मेमोरी एरिया आइडेंटिफाइड बाय ए वेरिएबल। या आप असाइनमेंट तो क्या करते हैं, किसी भी वैल्यू को एक वेरिएबल में डालते हो, किसी उसकी असाइन करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने z को वैल्यू देनी है 10, तो आप z को वैल्यू देते हो कि 10, तो उस वेरिएबल को आपने वैल्यू असाइन कर दिया। ये होता है थ्रू असाइनमेंट स्टेटमेंट। इसका सिंटैक्स ये होता है, इसके 2 ऑपरेंड होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। जो असाइनमेंट होती है वो होती है लेफ्ट ऑपरेटेंड को, उसके अंदर वैल्यू असाइन की जा रही होती है। नेक्स्ट फिर आता है जी कंट्रोल स्ट्रक्चर। ये हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल करते हैं, ये लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। कंट्रोल स्ट्रक्चर में आता है इफ स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट अल्टरेट द एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऑफ द प्रोग्राम ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स। जो कंट्रोल स्टेटमेंट होती है ये प्रोग्राम को कंट्रोल करती है, इसके एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करती हैं कि यहाँ पे इस स्टेट से आगे प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन ने किस लाइन पे जाना है, कहाँ पे जाना है। तो जिस कंडीशन अगर ट्रू होगी तो वो जगह पर जाएगा एग्जीक्यूशन, अगर फॉल्स होगी तो उसकी एग्जीक्यूशन किसी और जगह पर जाएगी। सो इसकी हम डिटेल करते हैं इफ कंडीशन की। इफ में हम सिंपली ऑलरेडी देख चुके हैं, इफ लगाएंगे उसके अंदर कंडीशन जब वो ट्रू होगी तो स्टेटमेंट्स ए हमने लिखा, यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट लिखोगे वो एग्जीक्यूट होंगी।
लेकिन अगर वही कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारी स्टेटमेंट बी जो होंगी यहाँ पे, मतलब यहाँ स्टेटमेंट बी की जगह जितनी भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे हमारी वो एग्जीक्यूट होंगी। फिर आता है कंट्रोल स्ट्रक्चर इन द लूप्स। ये अनदर कंट्रोल स्ट्रक्चर एज ए लूप। कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर हमारी इफ स्टेटमेंट भी है, लूप भी है, दोनों कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर ही आते हैं। लूप्स में क्या होता है, ये रिटेशन होती है, इसमें रिपीटिशन भी होती है, आप रिपीट कर सकते हो किसी भी चीज़ को। इफ में तो ये है कि एक ही दफ़ा कंडीशन चली, या वो फिर ट्रू होगी या फॉल्स होगी, देन कंडीशन टर्मिनेट हो गई, आगे चले जाएगी एग्जीक्यूशन। लूप में क्या होता है कि जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी एग्जीक्यूशन अगेन लूप के ऊपर आती रहेगी, वो टर्मिनेट नहीं होगी। जब फॉल्स होगी तो तब कंडीशन टर्मिनेट होगी, और एग्जीक्यूशन मल्टी टाइम हो सकते हैं, 1000 and 100 टाइम्स भी हो सकती है। यहाँ पे एग्जांपल है कि इंट की उसने वैल्यू 1 दी है, वाइल जब तक आई लेस देन या इक्वल देन 5 है, आई की वैल्यू स्टार्ट में 1 होगी तो सी आउट होगा, मतलब आई की वैल्यू प्रिंट होगी। फिर आई की वैल्यू हम प्लस करेंगे। हमने देखा था कि हमें 3 चीज़ें हैंडल करनी होती हैं जब हम लूप चला रहे होते हैं। नंबर 1 है इनिशियलाइजेशन, वो हमने ये कर दी। सेकंड इज टेस्ट, जिस हम कंडीशन में कहते हैं वो हमने ये लगाई है। थर्ड होता है मॉडिफाई, ये हमने मॉडिफाई किया। अगर इनमें से हम कोई काम नहीं करते तो हाई चांस होते हैं कि हमारा लूप एरर जनरेट करेगा या इन्फिनिटी पे चला जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ऑपरेटर्स। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स होंगे, अरिथमेटिक, रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ते हैं। अरिथमेटिक सिंपली वही हमारे ऑपरेटर्स होंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस। सो नेक्स्ट जो हमारे यहाँ रिलेशनल, ये होंगे लेस देन और इक्वल देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू नॉट इक्वल टू, ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशन यूज करते हैं किसी भी एग्जीक्यूशन पे कुछ अरिथमेटिक काम करना है। रिलेशनल हम ऑपरेटर यूज करते हैं नॉर्मल कंडीशंस के अंदर, जब हमने किसी दो स्टेट में दो वेरिएबल्स वैल्यूज की आपस में रिलेशन देखना है कि कौन सी ग्रेटर है कौन सी लेस है, वो आपस में इक्वल है इक्वल नहीं है, इस टाइप के रिलेशन देखने के लिए हम रिलेशनशिप यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर, इसमें 3 है, एंड, और नॉट। एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है, और ये नॉट ऑपरेटर है। इनके टाइप्स हैं बाइनरी है, इसकी यूनियन। इसका ये आपको अगर समझ नहीं आ रही कि ये क्या लिखा है बाइनरी मतलब है कि ये 2 इनपुट लेगा, बाइनरी मतलब 2 है। नीचे भी और ऑपरेटर भी बाइनरी, ये भी 2 ऑपरेटर लेगा, लेफ्ट एंड राइट मतलब 2 इनपुट लेगा। और नॉट जो होगा ये सिंगल इनपुट लेगा, इसका सिंगल ऑपरेटर होगा। एंड ऑपरेटर भी एक आउटपुट देता है। यहाँ पर नीचे उसकी डिटेल है, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर एंड ऑपरेटर है आउटपुट इज 1, आउटपुट 1 तब ही होगी, इनपुट 2 होगी ना, उसकी जो आउटपुट होगी वो 0 या 1 होगी। तो आउटपुट 1 तब होगी जब बोथ कंडीशंस बिकम्स ट्रू। अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो जो एंड ऑपरेटर है वो उसकी जो आउटपुट होगी वो 1 होगी, अदरवाइज 0 होगी। और ऑपरेटर में क्या है कि आउटपुट जो होगी वो 0 तब होगी जब बोथ कंडीशन फॉल्स हैं, अदरवाइज ऑलवेज 1 होगी। नॉट ऑपरेटर के अंदर क्या है कि इट गिव इन्वर्टेड आउटपुट, कि जो भी आपने इनपुट दिया उसकी आउटपुट ये इन्वर्ट करके देगा। अगर आपने कोई भी कंडीशन दी है फॉल्स है तो ट्रू कर देगा, ट्रू है तो फॉल्स कर देगा।